बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार। दोस्त विधाता को न देना, मन में रखना तू ये आस, रन विजय बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इसी नई सोच के साथ हम लोग आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक चैप्टर पूरा फुल चैप्टर रिवीजन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एसिड बेस के सारे कॉन्सेप्ट्स को जो भी आपके एनसीईआरटी सिलेबस में दिए गए हैं उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले बच्चों हमें जानना है कि एसिड बेस साल्ट क्या है। ठीक है, तो बच्चों मैं आर्नियस थ्योरी के अनुसार आपको अगर बताऊं एसिड बेस साल्ट के विषय में, तो आर्नियस एसिड सबसे पहले आपको जानना है क्या है। तो बच्चों आर्नियस एसिड किसे कहते हैं, तो वेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट गिव्स H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों जब भी आप किसी सब्सटेंस को वाटर में घुलोते हो, वाटर में डिसॉल्व कराते हो, तो उसमें H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को बच्चों हम लोग कहते हैं एसिड। ठीक है, चूंकि इस कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने वाला साइंटिस्ट आर्नियस था, इसलिए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट जो है आर्नियस एसिड और बेस के रूप में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आर्नियस एसिड किसे कहेंगे बच्चों, कि जब किसी सब्सटेंस को आप वाटर में डिसॉल्व कराते हो तो वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। ऐसे सब्सटेंस को हम बच्चों आर्नियस एसिड बोलेंगे। और आर्नियस बेस क्या है बच्चों, तो जब आप किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कराते हो और उसमें से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है, डिसोसिएट होता है OH- आयन, तो बच्चों इसे आर्नियस बेस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एसिड का एग्जाम्पल आप देख रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखिए HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। बच्चों ये जितने भी एसिड है ना, सबके सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। हम लोग आगे चल के देखेंगे कि इसे स्ट्रॉन्ग एसिड हम कैसे कहते हैं। बच्चों उसी तरह बेस का एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये जितने भी बेस है ये भी स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पूरा कॉन्सेप्ट एसिड और बेस से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों देखते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोएरी थ्योरी क्या है। बच्चों ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब क्या है कि इसके पास यह एक ऐसा एसिड है जिसके पास H+ आयन डोनर के रूप में है, और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है बच्चों, जिसमें H+ आयन एक्सेप्टर के फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हो HCl+ NH3 आपको क्या दे रहा है, अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन दे रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे HCl क्या कहलाएगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ से H+ क्या हो रहा है ना, डोनेट हो रहा है। HCl अपना H+ क्या कर रहा है, अमोनिया को दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर अमोनिया जो कहलाएगा वो ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाएगा, कि मैंने अभी डेफिनेशन में लिखा है ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है, जो H+ आयन डोनेट करने का काम करेगा, और बच्चों ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है, जो H+ आयन को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। तो आप देख रहे हो पर्टिकुलर रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है तो अमोनियम और आयन और क्लोराइड आयन बना रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि HCl ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा बच्चों HCl ब्रॉन्स्टेड एसिड, क्योंकि यहाँ पर ये H+ आयन डोनेट कर रहा है। ठीक, इसी प्रकार आप देख रहे हो कि अमोनिया जो है ब्रॉन्स्टेड बेस कहला रहा है। क्यों, क्योंकि H+ आयन को रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, आगे देखिए फिजिकल टेस्ट कैसे आप करोगे बच्चों। तो गिवन आर 2 पॉसिबल फिजिकल टेस्ट। बच्चों मैंने यहाँ पे 2 प्रकार का टेस्ट लिखा है एसिड और बेस का। ठीक है, ऐसे मैं पिछला टॉपिक जो आपको पढ़ाया था एसिड बेस का, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग एसिड बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है। एक पहला तो टेस्ट के रूप में बताया। ठीक है, तो टेस्ट क्या है बच्चों, एन एसिड टेस्ट सॉर वेयर एज बेस टेस्ट विटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना बच्चों, एसिड का टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, वहीं बेस का टेस्ट आपको कैसा लगता है, कड़वा लगता है। तो क्या बच्चों सभी एसिड को हम टेस्ट करके देखें, ऐसी तो संभव बात है नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ एसिड्स जो हैं, जैसे जो वीक एसिड्स होंगे, जो बिल्कुल वीक होंगे, ठीक है, जिस वैसे एसिड्स जिसका प्रयोग हम अपने वेजिटेबल्स वगैरह में, जो आप जैसे मान लीजिए आप फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें जो आपको एसिड्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो जो एसिड है वीक एसिड्स कहलाते हैं। तो उसका हमारे बॉडी के, हमारे टंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तो वो तो हमें पूरी तरह से हार्म करेगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग एसिड और बेस को, कुछ एसिड और बेस को टेस्ट के अनुसार भी क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है,
तो दिस मेथड ऑफ टेस्ट इज नॉट एडवाइज एज एन एसिड और बेस कुड बी कॉन्टिमिनेटेड और कोरोसिव। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि ये मेथड बहुत अच्छा मेथड नहीं होता है, क्योंकि हमें ये क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है, ठीक है, हमारे लिए घातक साबित हो सकता है, ठीक है। और सेकेंड क्या है, मैंने इफेक्ट ऑन इंडिकेटर बाय एसिड एंड बेस, ये बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके मदद से आप एसिड और बेस को अच्छे तरीके से देखा जाए तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे किसी भी सब्सटेंस को कि वह एसिड है या बेस। ओके, तो बच्चों इंडिकेटर एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है जो आपको इंडिकेट करके बताता है कि जिस भी सब्सटेंस की आप कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना चाह रहे हैं, ठीक है, एसिडिक या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो आसानी से आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर कलर ऑर्डर वगैरह के विषय में बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ बच्चों, हमने एक लिटमस पेपर को लिया है। लिटमस पेपर जो है एक इंडिकेटर के रूप में बिहेव करता है, ठीक है। लिटमस पेपर जो है एक इंडिकेटर के रूप में बिहेव करेगा। जैसे कि लिटमस पेपर का अगर आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन में अगर आप डालते हो, आपको पता नहीं है वो सॉल्यूशन एसिडिक है कि न्यूट्रल या बेसिक, अगर लिटमस पेपर का कलर पर्पल होता है तो आप समझते हो कि इस सॉल्यूशन जो है यह न्यूट्रल है। अगर लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है तो बच्चों हम ऐसा समझते हैं कि वो जो हमने लिया है सब्सटेंस सॉल्यूशन में, या फिर जो सब्सटेंस को हम चेक करें वो एसिडिक नेचर वाला है। और यदि सब्सटेंस लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है बच्चों, तो हम समझते हैं कि सॉल्यूशन जो है बेसिक है। तो लिटमस इज आल्सो अवेलेबल एज स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू टू वेराइटीज, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो एसिड क्या करता है बच्चों, आपके लैब में, आपके स्कूल में भी ये चीज़ मौजूद होगा, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो बच्चों एसिड क्या करेगा, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि बेस जो है बच्चों मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कॉमन सा इंडिकेटर है जो हम लोगों को स्कूल में सिखाया जाता है एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कि बाय मिथाइल ऑरेंज, इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में बच्चों क्या होता है कि एसिड न्यूट्रल सॉल्यूशन का कलर जो है बाबू ऑरेंज होगा, मिथाइल ऑरेंज में। ओके, एसिड अगर सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो इसकी कलर जो होगी बच्चों रेड हो जाएगी। और अगर बेसिक सॉल्यूशन आप लेते हो मिथाइल ऑरेंज के साथ, तो बच्चों इसकी कलर जो है येलो हो जाएगी। इसी तरह फिनोफ्थलीन भी हम लोग लेके चेक कर सकते हैं। फिनोफ्थलीन का नेचर क्या है बच्चों, न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ कलरलेस कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। एसिडिक सॉल्यूशन में भी वह कलरलेस ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में बच्चों वो पिंक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। ओके, नेक्स्ट है एसिड बेस रिएक्शन। बच्चों एसिड बेस रिएक्शंस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एसिड और बेस का रिएक्शंस मेटल के साथ कैसे होगी। ओके, तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसिड जो है एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, और पता है यहाँ पर हीट भी बनता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो ना, एसिड मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है, एक्टिव मेटल है, काफ़ी एक्टिव है ये। अल्कली मेटल से ये आए हैं, आपका अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं, ठीक है ना, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये। तो काफ़ी एक्टिव मेटल होते हैं। मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करके आप देखो यहाँ पे साल्ट बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। ओके, वहीं आप बेस का जब मेटल के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए साल्ट बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है ना, और हीट प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने मैग्नीशियम से रिएक्ट करा के मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, वहीं बेस के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने जिंक से रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट नामक कंपाउंड्स बना है। और बच्चों यहाँ पे भी देखिए आप हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि मोर रिएक्टिव जो मेटल्स हो रहे हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है, ठीक। और यहाँ पे तीसरा एक तो ये भी आपका एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है। जिंक भी देखिए क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट जिंक से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। बट नीचे वाला आप रिएक्शन में देखो तो एक तरह का पूरी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। क्यों बच्चों, यहाँ पे सोडियम क्या है, मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कर रहा है, सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बना ले रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा एसिड और बेस जो है किस प्रकार से मेटल से क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। बच्चों एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट and form salt and water and carbon dioxide. Okay, as we seen here कि 2 mole of HCl react with calcium carbonate and gives calcium chloride, water and carbon dioxide, ठीक है ना।
यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, वाटर बना रहा है। ठीक है, तो हमने देखा ना कि एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। अब देखो ये साल्ट है, ये वाटर है, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। यहाँ पे देखो एसिड जो है बाइकार्बोनेट, ये आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपको दिख रहा है, ठीक है ना, या हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में आप इसको जानते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी मिलके बच्चों देखो यहाँ पे क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है MgSO4। इसके अलावा क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और तो देख रहे हो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन हो रहा है, ठीक है ना, ये रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शंस में। ओके, नेक्स्ट है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एसिड से रिएक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड जो नेचर में होते हैं बच्चों, वो बेसिक नेचर में होते हैं। तो हमें पता है ना, एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट, वाटर और हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल में देख रहे हो कि मेटल के यहाँ पे आपका क्या ऑक्साइड्स है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या है, एसिड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके देखो साल्ट और वाटर बना रहा है ना। उसी तरह आप देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। हमने देखा ना, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके हाँ क्या बना रहा है, साल्ट और वाटर बना रहा है। तो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के बच्चों नेचर जो है ना, प्रकृति में देखा जाए तो बेसिक नेचर वाले होते हैं। ओके, इसके बाद देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसिस। तो नॉन मेटल ऑक्साइड बच्चों क्या होते हैं ना, नेचर में एसिडिक नेचर वाले होते हैं, ठीक है। और बेस या नॉन मेटल ऑक्साइड्स मिलके जो होते हैं बच्चों, यहाँ पे भी देखिए साल्ट, वाटर, हीट बना रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर बना रहे हैं। ओके, तो हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें पता है कि एसिड बेस मिलके साल्ट और वाटर बनाएंगे, ठीक है। बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेसिकली हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं बच्चों, वो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड और बेसिस जो होते हैं बच्चों, वो नेचर में एसिडिक होते हैं। और दोनों जो है देखो एसिड और बेस मिलके क्या बना रहे हैं, दोनों परिस्थिति में साल्ट और वाटर बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों लोग बात करते हैं वाटर के विषय में। तो एसिड एंड बेस जो होता है वाटर में किस तरीके से बिहेव करता है, तो जैसे ही आप एसिड या बेस को वाटर में ऐड करोगे तो वो आयन को क्या करते हैं ना, डिसोसिएट करते हैं। ओके, तो एसिड एंड बेस डिसोसिएट आयन देयर रिस्पेक्टिव आयन एंड हेल्प इन द कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसके वजह से क्या होता है ना कि वहाँ पे कंडक्टिविटी भी जनरेट होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पता है ना कि प्योर वाटर में कंडक्टिविटी नहीं होता है। अच्छा, प्योर वाटर में क्यों नहीं होता है कंडक्टिविटी, हाँ, प्योर वाटर में इसलिए बच्चों कंडक्टिविटी नहीं होता है क्योंकि उसमें जितने H+ आयन होते हैं ना, उतने ही OH- आयन रिलीज होते हैं। वो एक दूसरे को क्या करते हैं ना, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो उसको ना चार्ज को फ्लो होने के लिए कोई जगह ही नहीं है उसके पास, ठीक है ना, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आयंस का एक्सेस हो गया, आपका H+ या OH- आयन का एक्सेस हो जाएगा, तो आयन के एक्सेस होने पर क्या होगा ना कि उसमें करंट दौड़ने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो एसिड और बेस इन वाटर में आप ध्यान देंगे, जब भी हम एसिड और बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो आयंस क्या होते हैं, पूरी तरह डिसोसिएट होते हैं, और डिसोसिएशन होने की वजह से उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंस बिटवीन बेस और अल्कली। हम लोग बेस और अल्कली को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो बच्चों बेसिस अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एसिड। जैसा अभी हम लोगों ने देखा ना कि एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाते हैं, साल्ट वाटर बनाते हैं। दे आर कंप्राइज्ड ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। ओके, ये देखो बच्चों मेटल हमने देखा कि बेसिस जो है, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंपाउंड भी बनाते हैं। अल्कली क्या है बच्चों, अच्छा एक और है, मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और बच्चों जानते हैं बहुत सारे बेसिस जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल भी होते हैं। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं अल्कली के विषय में। तो एन अल्कली इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, ठीक, जैसे कि मेनली हम लोग मेटालिक हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हैं बच्चों, ये सारे के सारे जो हैं अल्कलीज कहलाते हैं। ओके, और बच्चों बताया ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और डिजॉल्व होने के बाद ना हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और बच्चों जितने भी अल्कली हैं सब बेसिस होते हैं, लेकिन जितने भी बेसिस हैं वो अल्कली कहलाएंगे ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन सा पॉइंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपको कि जितनी भी अल्कलीज हैं वो सब के सब बेसिस हैं, जबकि जितने भी बेसिस हैं वो अल्कलीज नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये हमें ध्यान देना है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए आप हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है अपने पिछले लेक्चर में कि जैसे ही आप एसिड को डालते हो, ठीक है ना, वाटर में, तो वहाँ पे क्या होता है, H+ आयन प्रोड्यूस होते हैं। और बच्चों बताया H+ आयन का एफिनिटी जो होता है ना वाटर के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। लगाओ, इसका मतलब इतना ज़्यादा होता है ना कि जैसे ही H+ आयन बनता है ना बच्चों, तुरंत में वो वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल से यहाँ से जैसे ही H+ निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोनियम आयन फटाक से ना देखिए बन जाएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो ये जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम एसिड को मिलाते हैं वाटर में, ठीक है, तो जैसे ही H+ आयन एक्सेस होता है, वो H+ आयन जो होते हैं तुरंत में वाटर से रिएक्ट करके बच्चों यही बना देता है हाइड्रोनियम आयन। और फिर H2 में से तो टूटेंगे, H+ भी टूटेंगे, OH-, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन भी बनेगा। तो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि आप एसिड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो आप बोलिए वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। H+ आयन से ज़्यादा सुपीरियर क्या हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन। H+ तो बनता ही है लेकिन वो बहुत कम समय के लिए बनता है, ज़्यादा समय के लिए कौन स्टे करता है, तो हाइड्रोनियम आयन स्टे करता है। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोनियम आयन का ही फॉर्मेशन होता है, H+ का आयन का फॉर्मेशन होता है बहुत कम समय के लिए, और वो तुरंत वाटर से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग डाइल्यूशन वर्ड को समझते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था डाइल्यूशन का मतलब क्या, पानी मिलाते जाओ मिलाते जाओ, क्या, तो डाइल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। कहने का मतलब ज़्यादातर हम वाटर के रूप में, सॉल्वेंट को वाटर के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, या वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मोर एंड मोर सॉल्वेंट को मिला रहे हैं, ठीक है ना, यही डाइल्यूशन कहलाता है। ठीक, अब बच्चों पता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन से ना हीट निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तो ध्यान देने का मतलब होता है कि यहाँ पर एसिड, अब यहाँ पे ध्यान देना है ना कि एसिड को हम पानी में मिलाए कि पानी को एसिड में मिलाए। ठीक, तो एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर, याद रखना। एसिड को ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग को क्या मिलाना है, वाटर में, ना कि वाटर को आप क्या करो ना एसिड में डाल दो, उससे क्या होगा, स्प्लैश करेगा, आप क्या करोगे ना, परेशान हो जाओगे। हो सकता है कि उसकी छींटे जो है आपके चेहरे पे पड़ जाए, आपके शरीर पे पड़ जाए, ठीक है ना, आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि हम लोग एसिड को जब भी वाटर में डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो बहुत स्लोली जो है डाइल्यूशन करना होता है। ओके, इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो व्हेन ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर टू फर्निश देयर रिस्पेक्टिव आयन। ठीक है, कहने का मतलब क्या, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, एसिड या बेस का अगर आप वाटर में घुलाओ और उसके आयंस पूरी तरह से क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे H+ आयन और OH- आयन पूरी तरह से क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो बच्चों ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे कि वह स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से आए हैं। ओके, और उसी तरह वीक एसिड और वीक बेस में अगर देखा जाए तो ओनली फ्यू ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डिसोसिएट वाटर, और कुछ ही H+ और OH- क्या होंगे यहाँ पर आपको मिलेंगे। ओके, वीक बेस और एसिड्स में, इसमें सारे के सारे आपको H+ OH- जो है पूरी तरह से डिसोसिएशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं वीक एसिड और वीक बेस। तो ये जानना बहुत जरूरी है, अगर आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बोलेगा तो बोलना कि जब भी आप उसको डिसोसिएशन, आप उसमें वाटर मिलाओगे, ठीक है, तो देखोगे कि H+ OH- आयन पूरी तरह से क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, जबकि वीक एसिड और वीक बेस में ऐसा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक पिक्चर यहाँ पे दिया है आपके लिए। तो देखो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है, जहाँ यहीं पर देखो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको क्या मिल रहा है पिक्चर में, आप कॉमन सा चीज़ ढूंढो। तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड में दिख रहा है कि जितने H+ आयन है, ठीक है ना, उसके मुकाबले आपको क्या मिलेगा, उतने उतने ही आपका माइनस आयन्स भी मिलेंगे। ओके, तो और यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे आयंस की संख्या क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मोर एंड मोर नंबर ऑफ H+ आयंस मिल रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक, यहाँ पे आप ये समझोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयंस आपको क्या मिलेंगे, मिलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में, लेकिन वीक एसिड में क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। ठीक है ना, ये बहुत कम आपको H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा। ओके, वहीं पर स्ट्रॉन्ग बेस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा आपको OH- आयन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, OH- आयन्स की संख्या कम हो जाए। अच्छा, अब कैसे समझेंगे ये, देखो इसमें कितने हैं,
5H+ है और इसमें क्या है 6A- है, तो 6 में A कितना हो जाएगा ना 5A- और इसको क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक, और यहाँ पर आप देखो कितने हैं 1 2 3। अच्छा यहाँ पे कोई कंपाउंड्स भी शायद बना है क्या, देख लो यहाँ पे आपका 1 2 3 3H+ है और इसमें इसको ये न्यूट्रलाइज कर देना, ये पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये वीक एसिड है, लेकिन इसमें आयंस की संख्या क्या मिल रहे हैं आपको ज़्यादा, तो ये पिक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर H+ की संख्या क्या होगी बच्चों ज़्यादा होगी। ओके, इसी तरह इसमें आपको क्या मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस में OH- आयन की संख्या ज़्यादा मिलेगी न्यूट्रलाइज होने के बावजूद भी, जैसे ये दोनों न्यूट्रलाइज किया, ये दोनों न्यूट्रलाइज किया, ये दोनों न्यूट्रलाइज किया, यहाँ पे जो है पिक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, यहाँ पे आपको OH- आयन की संख्या ज़्यादा मिलनी चाहिए और यहाँ पे H+ की संख्या हमें ज़्यादा मिलेगी। तो ध्यान देने का स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा OH- आयन की संख्या क्या होगा ज़्यादा होगा, इसमें H+ की ज़्यादा होगा, यहाँ पे वीक बेस में क्या होगा OH- आयन की संख्या कम होगी और इसमें H+ आयन की संख्या कम होगी। तो हम इसे पिक्चर में सुधार लेंगे, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा। ओके, चलिए आगे देखते हैं डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन करोगे तो H+ आयन बिखर जाएंगे, कहने का मतलब यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा ना पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी, तो ऐसे एसिड को बच्चों हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। और कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन आपको मिलेंगे, ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम में, तो ऐसे एसिड्स को हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। ओके, तो यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा H+ आयन मिलना कंसनट्रेटेड और यूनिट वॉल्यूम में कम H+ आयन मिलना बच्चों ये क्या कहलाएगा डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है कम है, तो कम वॉल्यूम में ज़्यादा आयंस मिल रहे हैं 4 आयन और यहाँ पे इतनी सारे बड़े वॉल्यूम में आपको 4 आयन मिल रहे हैं, तो ये कॉन्ग एसिड कहलाएगा, जबकि ये क्या कहलाएगा डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे भी देखो आप ये कम वॉल्यूम में OH- ज़्यादा मिल रहे हैं तो कॉन्ग बेस कहलाएगा, और यहाँ पे जो है या कंसनट्रेटेड बेस, यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम में बच्चों OH- कम मिल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा डाइल्यूट बेस। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे देखते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। बच्चों इंडिकेटर का क्या होता है ना, इंडिकेटर एक क्या बोले एसिड और बेस को इंडिकेट करने का एक स्केल है। ओके, हम लोग जिसको pH स्केल के रूप में जानेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है 0 to 14 होता है, ठीक है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH बच्चों क्या होता है ना 7 होता है, और pH को निकालने का जो फार्मूला होता है बच्चों -log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है, ठीक है ना, इसे हायर क्लास में आप जरूर पढ़ोगे इसके विषय में डिटेल से, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देने का कि प्योर वाटर में H+ और OH- आयन की कंसंट्रेशन जो होती है दोनों इक्वल होती है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है, इसीलिए बच्चों इसी वजह से हम लोग जानते हैं कि प्योर वाटर का जो pH होता है वो 7 होता है, वहीं एसिडिक सॉल्यूशन का अगर pH देखो तो 7 से कम होता है, और बेसिक सॉल्यूशन का pH बच्चों जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ पे आप देखो ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया बहुत वेरी वेरी एसिडिक है, ठीक है, ये वाला एरिया देखिए वेरी वेरी अल्कलाइन है, और ये जो है न्यूट्रल है, ये स्टेप जो है आपको बच्चों न्यूट्रल, और जैसे जैसे इधर आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा राइट टू लेफ्ट न्यूट्रल कंडीशन से, और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूट्रल ये एसिडिक कैरेक्टर घटता चला जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे आप देखो न्यूट्रल कंडीशन से लेफ्ट से राइट जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और राइट से लेफ्ट आओगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा घटता। तो ये कलर हमें रिमेंबर रखना पड़ेगा, इस कलर के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं इंडिकेटर में कि वो एसिड का क्या स्ट्रेंथ है, बेस का क्या स्ट्रेंथ है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में ना pH का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। pH सेंसिटिव ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो है, पहला प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू pH, पहला है कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं pH के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। क्रूशियल लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, फंक्शन ऑफ एंजाइम, हार्मोन, पता है ये सब अब देखो यहाँ पे हमारे बॉडी में डाइजेशन, फूड का डाइजेशन हो, एंजाइम्स का क्या फंक्शन है, हार्मोन कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका एक सर्टेन pH वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है pH को हम समझना, प्लांट्स का pH क्या है, एनिमल्स का pH क्या है, ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है ना ब्लड का pH जो होता है वो तकरीबन 7.4 के आसपास होता है, ठीक है, या आप पर ऐसा रेंज पड़े होंगे 7.4 to 7.8 के बीच होता है, इस तरह का कहानी स्टोरी आपने आई मीन दिस इज नॉट ए स्टोरी सॉरी, ये कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया होगा। सॉइल का pH वहीं पे आप अगर देखो तो सॉइल का pH क्या होना चाहिए बच्चों, द pH ऑफ सॉइल ऑप्टिमल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट
6.5 to 7.0 होना चाहिए, तो हमें इसमें भी केयर करना है, ठीक है ना, कि सॉइल का पीएच बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो जाए। अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसका बच्चों जो हमारे स्टमक में जो HCl का सिक्रेशन होता है उसका पीएच का वैल्यू जो होता है 1.5 से 4 तक होता है। द पीएच ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ एंजाइम वाइल फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द HCl। मैंने भी बताया ना, हमारे स्टमक में HCl का फॉर्मेशन होता है। इधर आपका जो टूथ डीके, ठीक है ना, आपकी जो आप जो खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, तो टूथ डीके कब होता है, जब हमारे माउथ में एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा या 5.5 से कम हो जाएगा। होना कितना चाहिए, अप्रॉक्स 5.5। इसलिए ना हम लोग क्या करते हैं ना, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है, जो अगर पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो उसको तुरंत वो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। वो कम कहने का मतलब पीएच वैल्यू इतना के आसपास ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल और प्लांट है। एसिडिक सब्सटेंस आर यूज्ड बाय एनिमल एंड प्लांट एज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल से बताया था, ठीक है ना, कि बी हैं, प्लांट हैं, उसके नेटल हैं, ये सब हाईली एसिडिक सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं अपनी सेल्फ सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, तो उसके भी पीएच को हमें जानना जरूरी हो जाता है। ठीक, तो आप मेरा पिछला वाला लेक्चर देखिए, पार्ट 2 जो है एसिड बेस साल्ट का, उसमें मैंने डिटेल से बताया ये चीज़, ठीक है। अब है मैन्युफैक्चर ऑफ एसिड और बेस। तो बच्चों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं, और जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है, ठीक, एक मिनट, हाइड्रोजन और हैलोजन मिलके फिर एसिड। देखिए यहाँ पे एसिड का मैंने फॉर्मेशन पहले भी दिया है, फिर उसके बाद हम बेस का फॉर्मेशन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड SO2H2O से रिएक्ट करके एसिड बना रहे हैं, उसी तरह SO3H2O से रिएक्ट करके एसिड बना रहे हैं, NO2H2O से रिएक्ट करके और O2 से रिएक्ट करके HNO3 बना रहे हैं। उस तरह नॉन मेटल ऑक्साइड जो है ये भी एसिड दे रहे हैं, जैसे कि 2H एसिड एनहाइड्राइड, और देखिए हाइड्रोजन और हैलोजन मिलके एसिड बना रहे हैं, जैसे कि H2 + Cl2HCl बना रहे हैं। इस तरह आप बेस का फॉर्मेशन देखोगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर साल्ट का फॉर्मेशन। मेटेलिक साल्ट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड साल्ट और मोर वोलाटाइल एसिड बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ बच्चों NaCl H2SO4 मिलकर Na2SO4 बना रहा है, वहीं KNO3 पोटासियम नाइट्रेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक H2SO4 आपका मिलके क्या बना रहा है, K2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो हो गया ये, और यहाँ पे आपका पोटासियम सल्फेट हो गया, फिर आपका HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। मेटल ऑक्सीजन मिलके मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा है जो बेसिक नेचर में है, ठीक है। उसी तरह मेटल और वाटर मिलके बेस या अल्कली बना रहा है, जैसे जिंक वाटर मिलके ZNO बना रहा है। उस तरह Na2O H2O के साथ मिलकर NaOH बना रहा है। उस तरह अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है ना। ये सब देखिए बेसिक, पूरा बेसिक सोल्यूशन बना रहा है, अल्कली बना रहा है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं साल्ट। साल्ट क्या है, साल्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन एनायन और ऑफ एन एसिड एंड केटायन ऑफ ए बेस। बच्चों साल्ट जो होता है, ठीक है ना, ये क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन है, ठीक, ऑफ एन एनायन ऑफ एन एसिड, एसिड के एनायन और बेस के केटायन से। देखो एसिड का एनायन आपका और बेस का मैं क्या बोला, केटायन। K+ यहाँ से निकलेगा, यहाँ से Cl- निकल जाएगा, तो एनायन आपका Cl- हो जाएगा और केटायन K+ मिलके देखो KCl बना दिया। उस तरह Na+ फिर देखो केटायन हो गया, NO3- क्या हो गया, एनायन हो गया, मिलके सोडियम नाइट्रेट बना दिया। फिर यहाँ पे कैल्शियम हो गया आपका केटायन, SO4 हो गया एनायन, मिलके कैल्शियम सल्फेट बना दिया। तो साल्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो ध्यान देने का कि साल्ट जो होते हैं वो एसिड और बेस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस करके बनाते हैं, ओके, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला देखिए बच्चों कॉमन साल्ट। तो सोडियम क्लोराइड जो है हम लोग कॉमन साल्ट के रूप में यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि इसे इसलिए ना कॉमन साल्ट बोला है कि हर कोई देखिए कुकिंग में से व्यवहार में लाता है। फैमिली ऑफ साल्ट, तो साल्ट हैविंग द सेम केटायन इन एनायन बिलोंग टू द सेम फैमिली, जैसे कि NaCl KCl LiCl। देखो यहाँ पे सोडियम पोटासियम लिथियम एक ही फैमिली से आ रहे हैं, ओके, और क्लोरीन देखिए सब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ साल्ट, क्योंकि एक ही सब अल्कली फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, सोडियम पोटासियम लिथियम वगैरह, और ये सबके साल्ट हैं, इसीलिए इसको हमने नाम दे रखा है फैमिली ऑफ साल्ट। पीएच ऑफ साल्ट याद रखना है बच्चों कि साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं
विल बी न्यूट्रल, इसका मतलब इसके pH 7 होंगे। और साल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो नेचर होंगे बच्चों बेसिक होते हैं, तो इसका pH 7 से ज़्यादा होगा। और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो होंगे वो एसिडिक नेचर में होंगे, इसका मतलब इसका pH 7 से कम होगा। द pH ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस जो होते हैं हम लोग pH टेस्ट या pH स्केल के द्वारा डिटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। और क्लोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसको प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपल वे में आपको बता दे रहा हूँ। इस प्रोसेस में होता क्या है कि ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ब्राइन क्या है बच्चों, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कॉमन सॉल्ट का एक सॉल्यूशन होता है। कॉमन सॉल्ट बोले तो NaCl का सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों सॉल्यूशन में रिमेन्स रह जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या होता है ना, NaOH प्राप्त होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप ये क्लोर अल्कली प्रोसेस को लिख सकते हैं। ओके, सिंपल है। ब्राइन सॉल्यूशन को हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के दौरान क्लोरीन एनोड पे रिलीज हो गया, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए NaCl में आपका क्या हो रहा होगा, Na और Cl का आयन फर्निश हुआ होगा, तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों, तो Na प्लस आयन क्या होगा, सस्पेंडेड होगा। और वाटर में आपका क्या होगा, OH माइनस आयन सस्पेंडेड रहेगा। तो Na प्लस और OH माइनस आयन मिलकर क्या बनाएंगे, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन होता है। सेकेंड देखिए बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है बच्चों CaOCl इंटू Cl, या फिर आप कह सकते हो CaOCl2 होता है, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन काफ़ी आसान है। हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करा के ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ओके, ध्यान देंगे, कैल्शियम व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन इट फॉर्म CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ओके, एंड वाटर बनता है। ऑन इंटरेक्शन विद वाटर ब्लीचिंग पाउडर रिलीज क्लोरीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। और जैसे हम लोग इसमें पानी के प्रति इंटरेक्ट कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, क्लोरीन गैस रिलीज कर देता है, जो कि ब्लीचिंग एक्शन के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और इसकी फार्मूला जो होती है NaSCO3 होता है। इसे बच्चों हम सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। होता क्या है इसमें बच्चों, सबसे पहले हम लोग लाइमस्टोन बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। हीट करने के दौरान क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से के पास कराएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सब मिलके जो है क्या बनाएंगे बच्चों, यही आपका NaSCO3 दैट इज बेकिंग सोडा, या फिर आप कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। इसका यूज़ जो होता है बच्चों टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के भी रूप में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, तो आप ये सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा आप लिख सकते हैं।